न्यू चैप्टर का नाम लिखिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। क्लास 11th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि दो एटम के बीच में किस किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना। तो कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, बता सकते हो? ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कोई बॉन्ड नहीं बनाते? नोबल गैसेस, ठीक है ना, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है पहले से ही, तो उनको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नोबल गैसेस केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनाते। उनके अलावा और सभी एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो आप पहला पॉइंट ये लिखोगे, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, except noble gases, all other elements form chemical bond। ठीक है ना, सभी एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है बता सकते हो? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडोन, ये 6 होती है नोबल गैसेस। ठीक है ना, इनको छोड़कर और सभी एलिमेंट क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखो इसमें भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बनाते। जैसे कि जीनोन है, तो जीनोन के कुछ कंपाउंड्स पाए गए हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। जैसे एक्सी फ्लोरीन के साथ XeF2 बना लेता है, XeF4 भी बना लेता है, XeF6 भी बना लेता है ये, ठीक है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जो नोबल गैसेस है ये कुछ कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे जीनोन ऑक्सीजन के साथ XeO3 भी बना लेता है, XeOF4 भी बन जाता है, ठीक है ना, XeO2F2 भी बन जाता है। तो जीनोन इस टाइप के कंपाउंड बना रहा है, तो कंपाउंड बन रहा है तो इनका मतलब केमिकल बॉन्ड भी तो बन रहा है ना, तो तभी तो फ्लोरीन जुड़ पा रहे हैं। जैसे कि रेडोन है, तो रेडोन का भी एक कंपाउंड मिलता है आपको RnF2 की फॉर्म में, तो ये भी केमिकल बॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि नोबल गैसेस कोई केमिकल बॉन्ड बनाती नहीं है, इनके कंपाउंड बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बाकी हीलियम, नियोन, आर्गन है ना जो, तो इनका कोई ट्रू कंपाउंड डिस्कवर नहीं है। नो ट्रू कंपाउंड डिस्कवर। कौन से इसका जो नोबल गैसेस है तुम्हारी हीलियम, नियोन और आर्गन, इनका कोई ट्रू कंपाउंड अब तक डिस्कवर नहीं है। जबकि क्रिप्टन भी KrF2 बना लेता है, इसका एक कंपाउंड ये डिस्कवर है KrF2। तो जितने मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं ना आपके सामने, बस ये लगभग ये सारे जो नोबल गैसेस के कंपाउंड हैं, इनके अलावा और कोई सामान्य रूप से कंपाउंड नहीं बनता इनका, ठीक है ना। तो एक जर्नल पॉइंट है ये कि नोबल गैसेस को छोड़कर और सारे एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा है कि नोबल गैसेस क्यों केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती? क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो मोस्ट स्टेबल होती है, समझ रहे हो। जो नोबल गैसेस होती है हैज़ ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। जो नोबल गैसेस होती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल। और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहेंगे, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जो नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती, इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा, और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन होगा।
ना इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो हम क्या कहेंगे, नोबल गैसेस क्या होती है, लेस रिएक्टिव, है ना। रिएक्टिविटी क्या होगी इनकी, रिएक्टिविटी होती है वेरी लेस, ठीक है ना। तो नोबल गैसेस को छोड़कर और सभी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और जोन जोन से कंपाउंड नोबल गैसेस में बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया एग्जांपल में यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो इन सबको नोट कर लो। जब आप 18 ग्रुप को डिटेल में पढ़ोगे ना 12th क्लास में, तो तब आप ये सारे कंपाउंड्स को पढ़ोगे, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है इन कंपाउंड्स की, ठीक है ना। और भी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया जाएगा 18 ग्रुप में, जब आप पी ब्लॉक को पढ़ोगे। और ये 12th क्लास का टॉपिक होगा, ठीक है। नोट कर लो आप इतना। देखो आप ये बताओ मुझे, एटम किसको कहते हैं, हम बता सकते हो एटम किसको कहते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। एटम होता है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। चलो डेफिनेशन लिख लो एटम की क्या होती है। द स्मॉलेस्ट particle of matter which cannot exist independently, ठीक है ना। जिसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का जिसका इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है ना। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा ना, हाइड्रोजन है तो ये एटम है, हीलियम है ये एटम है, ठीक है ना। तुम्हारा लिथियम हो गया ये एटम है, कार्बन, नाइट्रोजन, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सब क्या है, एटम है, इस तरीके से, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है बताओ, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, लेकिन इसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can exist independently, ठीक है। अब देखो जैसे इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन गैस, ये मॉलिक्यूल है। जैसे ऑक्सीजन हो गया O2, N2, समझ रहे हो, जैसे कि CH4, तो ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। ये सबसे छोटे पार्टिकल हैं ये भी मैटर के, लेकिन इनका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है। नेचर के अंदर आपको हाइड्रोजन इस रूप में मिलता है, ऑक्सीजन इस रूप में मिलता है, नाइट्रोजन इस रूप में मिलता है, तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। एक चीज और समझो आप, जो एटम्स होते हैं ना हमारे पास, जो एटम्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। एटम क्या होता है, अनस्टेबल। और जो भी अनस्टेबल होता है ना उसके पास एनर्जी हाई होती है। एनर्जी क्या होती है उसके पास, हाई एनर्जी, ठीक है ना। एटम अनस्टेबल होता है और इसके पास एनर्जी क्या होती है, हाई। और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें हम, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो चीज़ स्टेबल है उसके पास एनर्जी क्या होती है, कम। इसके पास होती है लेस एनर्जी। हमेशा ये याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एनर्जी होती है ना किसी के मॉलिक्यूल के पास, कहीं भी आप इस बात को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एनर्जी जिसके पास ज़्यादा है उसके पास स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी एनर्जी के। कहीं भी अभी देख लेना इस बात को आप अप्लाई करके। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। और जितने भी प्रोसेस होते हैं
इस धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो सब स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, सभी प्रोसेस स्टेबिलिटी की ओर जाते हैं। जितने भी प्रोसेस हैं वो सब स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, जहां उनको स्टेबिलिटी मिले। तो आप ये बताओ, एटम तो अनस्टेबल है, मतलब उसके पास हाई एनर्जी है। अगर ये एटम अनस्टेबल है तो ये स्टेबल होना चाहेगा ना, और स्टेबल कैसे होगा? ये मॉलिक्यूल बनकर, है ना। तो एटम क्या होते हैं, देखो, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है। एटम आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाता है? जब ये जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल। अब देखो, इसके पास एनर्जी क्या है? कम। सॉरी, एटम क्या है? अनस्टेबल। एटम क्या था? अनस्टेबल, मतलब इसके पास एनर्जी क्या है? ज्यादा एनर्जी है इसके पास, मोर। और ये क्या बन गया? स्टेबल। मॉलिक्यूल स्टेबल होता है और इसके पास एनर्जी क्या होगी? लेस, ठीक है ना, कम एनर्जी होगी मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। एटम के पास क्या होती है? एनर्जी हाई, और अनस्टेबल होता है एटम, याद रखना। मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, मतलब इसके पास एनर्जी कम है। एनर्जी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और सब जितने भी प्रोसेस होते हैं, है ना, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। हर चीज़ स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है। मान लो अगर हम पढ़ भी रहे हैं ना, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लाइफ में स्टेबल हो जाए आगे जाके, है ना, स्टेबिलिटी आ जाए। तो आदमी कोई भी काम भी करता है तो क्यों करता है काम? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, समझ रहे हो ना। तो एटम के पास एनर्जी ज़्यादा है, अनस्टेबल, ये कंबाइन हो जाएंगे, मॉलिक्यूल बनेगा स्टेबल। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होती है, ठीक है ना, जो दो एटम को आपस में जोड़कर रखती है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच में लगेगी, ठीक है ना, और उससे वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह पाएगा। तो एक लाइन लिखो इसमें आप केमिकल बॉन्ड में, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स, ठीक है ना। द फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम to hold them as a stable molecule। समझ रहे हो? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होता है जो दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच में लगता है और जोड़ के रखता है एटम को। होल्ड का मतलब होता है जोड़ के रखना, और जिससे स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए। आप मुझे एक बात बताओ, जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम होगी या बढ़ेगी? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। तो केमिकल बॉन्ड बनने से किसकी फॉर्मेशन हो रही है बताओ? मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल। और यदि मॉलिक्यूल स्टेबल है तो इसका मतलब जिसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसके पास एनर्जी कम है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही ना, एटम से एटम आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो एक लाइन लिख सकते हो आप, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड एनर्जी of the system
एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? कम, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। बिकॉज लिख सकते हो, बिकॉज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है और जिसके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसके पास एनर्जी क्या होगी? कम। एक बात और याद रखोगे, देखो जब केमिकल बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन हो रही है केमिकल बॉन्ड की, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, बन रहा है, तो बनते समय क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज। जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और जब केमिकल बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तब एनर्जी आपको देनी पड़ती है। एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। तो जब बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक, ठीक है ना, ब्रेक होगा तब एनर्जी क्या होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। रिलीज का मतलब समझ रहे हो? एनर्जी निकलेगी, एनर्जी क्या होगी? निकलती है। और एब्सॉर्ब का मतलब क्या होगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ती है, ठीक है ना। जब केमिकल बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है हमको, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। और जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी मतलब निकलती है उस प्रोसेस के दौरान। और ये जितनी एनर्जी रिलीज होगी ना, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो उस केमिकल बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, तो तोड़ने पर उतनी एनर्जी क्या होगी? आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये एनर्जी एक बराबर होती है, इक्वल है एनर्जी। मान लो यहाँ पर देखो, अगर मान लो ए और बी एटम है, ठीक है, ए और बी एटम है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और फॉर्मेशन के दौरान मान लेते हैं बॉन्ड की जब फॉर्मेशन हुई तो फॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल 10 जूल एनर्जी क्या हो गई? रिलीज। क्योंकि जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी मान ली मैंने? यहाँ पे रिलीज होगी। देखो जब एनर्जी रिलीज होती है ना तो माइनस में लेते हैं उसको। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम जो एनर्जी निकलती है ना या देनी पड़ती है उसको। और डेल्टा एच कैसा होगा? माइनस होगा, -10 जूल। इतनी एनर्जी निकली। माइनस साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे? कि एनर्जी रिलीज हुई है। जब आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे इसको, तो आपको क्या होगा? देनी पड़ेगी ना एनर्जी। जब बॉन्ड होगा ब्रेक तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अब इसको प्लस में लिखेंगे हम, और उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, ठीक है ना। तो जब एक दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जब आप उस बॉन्ड को क्या करोगे? ब्रेक। ये बात ध्यान रखना आपको। उसका एग्जांपल में नोट कर लो ऐसे। जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जब बॉन्ड ब्रेक होगा। आगे देखें, अब हेडिंग लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स मतलब हम यहाँ पर देखेंगे कि बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरा होता है हमारे पास वीक बॉन्ड। ठीक है, दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास फिर से 4 प्रकार के हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जैसे पहला है हमारे पास आयनिक बॉन्ड,
ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड। एक होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा होता है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो 4 प्रकार के होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। जबकि वीक बॉन्ड के अंदर हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड आते हैं। एक को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है हमारे पास वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, ठीक है। एक चीज और देखो, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, वो 2 एटम के बीच में बनता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? 2 एटम के बीच में। तो इसलिए इसको हम इंटर एटॉमिक बॉन्ड भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है ना। 2 एटम के बीच में बनता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये चारों ही प्रकार के बॉन्ड जो है ना, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट, मेटालिक बॉन्ड, इनके द्वारा, इन बॉन्ड्स के द्वारा एटम्स कंबाइन होते हैं आपस में, ठीक है। और इस बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, इन बॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी वो कितनी होती है? लगभग वो होती है लगभग 200 किलो जूल पर मोल। मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगभग 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और जो वीक बॉन्ड है तुम्हारे, ये वीक बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। वीक बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इंटर मोलिकुलर बॉन्ड्स। ये इंटर मोलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, वीक बॉन्ड। और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल तक इतनी एनर्जी देनी पड़ सकती है। 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल तक। और जो वंडरवॉल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है। इसको ब्रेक करने के लिए आपको 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। ये इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। यदि आपको वंडरवॉल बॉन्ड को तोड़ना है तो कितनी एनर्जी दे दो? 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी दे दो, वंडरवॉल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा उसको 8 से लेके 42 तक इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो अगर मैं पूछूं आपसे, वंडरवॉल बॉन्ड में और हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर हम कंपेयर करें, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों में से? हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है हमको, ठीक है। और हाइड्रोजन और वंडरवॉल, इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चारों बॉन्ड, क्योंकि इनको ब्रेक करने के लिए लगभग 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है हमको, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो टोटल बॉन्ड कितने प्रकार के हो गए? देखो 6 प्रकार के हो गए बॉन्ड। एक हो गया हमारे पास आयनिक बॉन्ड, दूसरा हो गया हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट, चौथा हो गया मेटालिक, पांचवा हो गया आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, और छठा हो गया वंडरवॉल, ठीक है ना। जिसमें हाइड्रोजन और वंडरवॉल दोनों को ही वीक बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं, और आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में रखते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मैंने बताया 2 एटम के बीच में बनेगा, और वीक बॉन्ड बताया मैंने 2 मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगभग 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 8 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच में एनर्जी चाहिए, और वंडरवॉल को तोड़ने के लिए 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। इतने में कुछ पूछना है? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, कोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनने का कारण क्या है, हम इसमें ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कारण ये है, क्योंकि जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है,
और मॉलिक्यूल एक स्टेबल होता है ना, और जो चीज़ स्टेबल है उसके पास एनर्जी क्या होती है, कम। तो मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करने के लिए एटम्स क्या होते हैं, एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड की जब फॉर्मेशन होती है ना, जब केमिकल बॉन्ड बन जाता है, केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो उससे क्या हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और एनर्जी कम का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। और मैंने बताया भी हर चीज़ स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश करती है ना। तो केमिकल बॉन्ड बनने से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। केमिकल बॉन्ड बनने से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना मॉलिक्यूल, स्टेबल। और जिस ज़्यादा स्टेबल है उसके पास एनर्जी क्या होगी, कम। तो मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इसमें एक लाइन ये लिख लेना, नंबर 1 पॉइंट डाल के यहाँ पर लिख दूँ, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है ना, कम एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। वही सिंपल सी बात है ना, केमिकल बॉन्ड बनेगा, जब एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा तो उससे मॉलिक्यूल बन जाएगा। मॉलिक्यूल होता है स्टेबल, और जो ज़्यादा स्टेबल है उसके पास एनर्जी कम है ना। और सभी यही चाहते हैं कि उनके पास एनर्जी क्या हो, कम, क्योंकि जब एनर्जी कम होगी तभी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सब ना स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं सब, और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, कम। एनर्जी कम कब होगी, जब मॉलिक्यूल बन जाएगा। और मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, बॉन्ड को बनाकर। तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। एक चीज़ और समझो, देखो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो एटम एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। जैसे कि मान लो ये एक एटम है, ये मान लो एक एटम है, ध्यान से समझना थोड़ा। ये यहाँ पर इसका क्या है, न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और ये इसका अगर आउटर शेल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे होंगे ना। ये आउटर में इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो यहाँ पर एक और एटम है ये, और इसका बीच में ये न्यूक्लियस होगा, इसके भी आउटर में इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, इस तरीके से, है ना, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा इधर की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा इधर की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा इधर की तरफ, ऐसे खींचेंगे। और ये वाला जो न्यूक्लियस है इस दूसरे एटम का, वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ करेगा ना, इसको अट्रैक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ऐसे, इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इस एटम का न्यूक्लियस ये इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगी। तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना। देखो दो चीजें हैं, एक तो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पर कैसा फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन से एटम्स पास पास आते हैं। जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होती है तो एटम्स एक दूसरे के पास पास आएंगे। अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में लगेगी, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ
another atom, ठीक है ना। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पर कैसा फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, तो इससे एटम्स पास पास आ जाएंगे। अब तुम ये बताओ, इस एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में किस प्रकार का फोर्स लगेगा, रिपल्सन लगेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के बीच में लगेगा रिपल्सन। और यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है, तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस भी तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स भी होगी, रिपल्सिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स किस किस के बीच में है, जरा ये बताओ। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम, एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के अनदर एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना। रिपल्सन फोर्स किसके बीच में लग रहा है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। और रिपल्सन फोर्स और कहां पर लग रहा है, बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम, समझ रहे हो क्या। इन दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन लगेगा और न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन लगेगा। और रिपल्सन से क्या होगा, एटम्स दूर दूर जाएंगे ना, तो रिपल्सन से क्या हो जाएगा, एटम दूर दूर जाएंगे। और अट्रैक्शन से क्या होगा, एटम्स पास पास आएंगे, ठीक है। जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होगी तो एटम्स पास पास आएंगे और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगी तो एटम्स दूर दूर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या करना है, हमको केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, और केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के लिए एटम्स को पास पास आना पड़ेगा या दूर दूर जाना पड़ेगा, पास पास आएंगे भाई, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन की फोर्स है ये डोमिनेंट होनी चाहिए, ये रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए अट्रैक्शन फोर्स, तो तब जाके केमिकल बॉन्ड बनेगा, समझ रहे हो। तो इसको नोट कर लो पहले, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, कौन सी फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होनी चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। इफ अट्रैक्शन फोर्स इज डोमिनेंट ओवर repulsive force then क्या होगा, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है ना। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी होता है, मतलब ज्यादा होनी चाहिए कौन सी फोर्स, अट्रैक्शन की फोर्स। जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट होगी रिपल्सिव फोर्स के ऊपर तो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड बन गया ना, बॉन्ड बनने से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल स्टेबल है तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, समझ रहे ना। तो अट्रैक्शन फोर्स देखो जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा केमिकल बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग, और जितना अच्छा केमिकल बॉन्ड बनेगा सिस्टम की एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई एनर्जी ऑफ द सिस्टम, समझ रहे ना। तो जितना ज्यादा, देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहाँ पर समझाने के लिए, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड बनेगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी अट्रैक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एनर्जी क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। स्टेबिलिटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एनर्जी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एनर्जी
और एनर्जी क्या होगी, अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, और एनर्जी क्या होगी, कम। समझ रहे हो, ऐसा होगा। तो ये हमने देखो पहली कंडीशन पढ़ ली, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करने के लिए, कम से कम एनर्जी हो जिससे, है ना। और मैंने बताया आपको कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन भी लगता है। लेकिन बॉन्ड तब बनेगा जब कौन सी फोर्स डोमिनेंट हो, अट्रैक्शन की फोर्स। अट्रैक्शन की फोर्स अगर डोमिनेंट है, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स पे, तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है केमिकल बॉन्ड के बनने की, टेंडेंसी टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल, ठीक है ना। या फिर आप ये कहो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना। दूसरी कंडीशन है टेंडेंसी टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की टेंडेंसी, जितने भी एटम्स होते हैं वो सब ये चाहते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसी हो जाए, नोबल गैस। क्योंकि नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। सब सारे के सारे एलिमेंट ये चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसी हो जाए। जैसे नोबल गैस जानते हो कौन कौन सी है, हीलियम, आर्गन। हीलियम होता है एटॉमिक नंबर 2, नियोन होता है एटॉमिक नंबर 10, ऑर्गन होता है एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टन होता है एटॉमिक नंबर 36, जिनोन होता है एटॉमिक नंबर 54, ठीक है, और रेडोन होता है, यहाँ लिख देता हूँ, रेडोन होता है 86, ठीक है ना। ये नोबल गैसेस है। तो देखो जैसे कि हाइड्रोजन है, मैंने कहा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, जो हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा पास है। तो ये हाइड्रोजन ये चाहता है कि मैं किसी तरीके से हीलियम के जैसा बन जाऊं। अब हीलियम के जैसा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ठीक है ना। इसीलिए एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो इसने यहाँ बॉन्ड में दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त किया, हीलियम की, हीलियम जैसा बन गया 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं एटम्स। जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 एटॉमिक नंबर होता है ना ऑक्सीजन का। तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, देखो नियोन है, एटॉमिक नंबर 10 ऑक्सीजन के पास है। तो ऑक्सीजन ये चाहेगा कि मैं नियोन के जैसा बन जाऊं। अब नियोन के जैसा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, 8 है तो 10 करने इसको। तो ये 2 बॉन्ड बनाता है। आप जहां भी देखोगे ना ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O में देखो एक ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इस तरीके से 2 बॉन्ड बनाता है H2O। तो इसने क्या करा, इसके पास देखो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे, आप देखो पहले सेल में 2 आते हैं, दूसरे सेल में 6, तो आउटर में इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। अब और नियोन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 8 होंगे, इस तरीके से 10, तो 8। तो इसके आउटर में 6 है, इसके आउटर में 8 है, तो उसको भी 8 करने ना। अब यहाँ पर देखो इसके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ यूज कर दिया है बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज कर दिया, 2, फिर 3, 4 और ये 5 और ये 6, इस तरीके से होंगे। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो ये दिखाई दे दिए और एक एक इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ पर दे दिया, बॉन्ड में, यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन भी तो देगा ना, शेयरिंग में बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन किसका आएगा, हाइड्रोजन का। अब देखो जब हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया पूरा, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 8 हो गए। तो जिस तरीके से नियोन के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार ऑक्सीजन के आउटर में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली इसने, हो गया स्टेबल। और ऑक्सीजन ने स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और हाइड्रोजन ने अपना डिप्लेट पूरा कर लिया। हाइड्रोजन के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन भी किसके जैसा बन गया, हीलियम के जैसा बन गया। तो दोनों खुश हो गए, हाइड्रोजन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश। ऑक्सीजन ने हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ली, हाइड्रोजन ने हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ली। समझ रहे हो? तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की टेंडेंसी होती है, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए एटम्स क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बात करूं मैं, एक एग्जांपल और ले लो, चलो इसको नोट कर लो पहले, फिर बताता हूं मैं। ये नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटॉमिक नंबर्स लिख लो। और जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने HCl बनाया, अपना डुप्लेट पूरा कर लिया है ना। हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहाँ पे, डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। मैं लिख देता हूँ, डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने क्या करा, ऑक्टेट कंप्लीट किया है ना, ऑक्टेट कंप्लीट किया। तो हाइड्रोजन अपने आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, बाकी के एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, टेंडेंसी टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखूं, देखो जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स कंबाइन करते हैं टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स कंबाइन टू अचीव नोबल ये नेक्स्ट पॉइंट है, गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एटम्स क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक ऑक्टेट रूल दिया था ना, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कोज़ल लेविस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे अब आप, कोज़ल लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेविस कॉन्सेप्ट। तो देखो जितने भी एटम्स होते हैं ना, उन सबकी क्या टेंडेंसी होती है कि ऑक्टेट कंप्लीट कर ले वो। समझ रहे हो, एवरी एटम हैज द टेंडेंसी टू कंप्लीट octet in outermost cell, in outermost cell। अपनी outermost cell में octet को कंप्लीट करना की टेंडेंसी होती है ना। लेकिन आपको याद रखना है, हाइड्रोजन जो है ना वो डुप्लेट पूरा करना चाहता है। हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है, टू कंप्लीट डुप्लेट। ठीक है ना, हाइड्रोजन जो होता है ना वो डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है अपना, आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए ना, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर देते हैं और कुछ एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं। तो टू कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन और एटम्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज भी करते हैं और एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है ना, लूज भी करेंगे और एक्सेप्ट भी करेंगे। लाइन और लिखो इसके नीचे, टेंडेंसी to complete 8 electron
in the outermost shell is known as Kozal-Lewis कॉन्सेप्ट, है ना। यही कोजल लेविस कॉन्सेप्ट कहलाता है। टेंडेंसी टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। आगे चलें, देखो जरा समझो। जैसे कि सोडियम है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका ये पहला सेल है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 8। और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसके आउटर सेल में देखो ये क्या करेगा, ऑक्टेट को पूरा करना है इसको। यदि आउटर सेल तो इसका थर्ड है, तो थर्ड सेल में अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कितने इलेक्ट्रॉन को करेगा? ये 8 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे इसको। अगर ये एक्सेप्ट करने पे आ जाए ना कि भैया मेरे को ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसको एक्सेप्ट कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे? 7। और इसके पास एक तरीका और है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर दे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दो इसमें से, तो ये देख आउटर फिर इसका ये बन जाएगा सेकंड वाला। और सेकंड में तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो आप ये बताओ सोडियम के लिए क्या चीज आसान है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या लूज करना? लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ये। तो सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करने का। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या बना लेता है? Na+ बना लेता है, ठीक है ना। अब ये जब Na+ बना लेगा, देखो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ये वाले, और फिर दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8। और ये क्या था? 2 8 1 था। ये सोडियम क्या था? 2 8 1 था। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 8 हो गया। आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हो गया स्टेबल। समझ में आ रही है बात? जैसे मैग्नीशियम है Mg, तो ये क्या करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो 1s2 2s2, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2p6 3s2। तो यहाँ पर देखो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और तीसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक्सेप्ट अगर करने हो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर लूज करने हो इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, ये वाले निकाल दो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें से, तो इसका ऑक्टेट ये हो जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये लूज करना आसान है इसके लिए भी। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? Mg 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg+2 बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 बना लेगा। तो ये फिर से 2 8 हो जाएगा। और ये क्या था? 2 8 2 था। समझ रहे हो? तो देखो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना इलेक्ट्रॉन लूज करे जा रहे हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्यों कर रहा है? जिससे उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्योंकि एलिमेंट सब ये चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए, हम स्टेबल बन जाए नोबल गैस के जैसा, ठीक है ना। ये भी देख नियोन के जैसा बन गया ना, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये सोडियम भी यहाँ पर नियोन के जैसा बन गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम की बात करो, Al, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ये हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 4 10 12 13। तो पहले सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो एक्सेप्ट कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 है इसके पास, 5 8 हो जाएंगे। और यदि लूज कर दे 3 इलेक्ट्रॉन, तो तब भी इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अब भी देखो लूज करना ही आसान है। तो ये लूज करता है, गेन नहीं करता। तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम जो है तुम्हारा वो Al+3 बना लेता है 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 8। और ये क्या था? 2 8 और 3 था। समझ में आ रही ना बात? तो हमेशा ये फिक्स है।
सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये चीज फिक्स है। नोबल गैस को प्राप्त करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए ये ऐसा करते हैं। समझ रहे हो? तो ये एग्जांपल नोट करो आप। एक एग्जांपल ये बताया मैंने सोडियम का, दूसरा एग्जांपल मैग्नीशियम का, और तीसरा एग्जांपल मैंने बताया एल्यूमिनियम का। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन है, 8 है इसका एटॉमिक नंबर, तो मैंने लिखा 1s2 2s2 2p4, 8 हो गए। अब देखो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 2, और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। और यदि इसको देखो हीलियम के जैसा बनना हो, अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ध्यान से देखो, लूज करने पड़ेंगे इसको 6 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, 4 यहाँ से 2 यहाँ से, तो हीलियम के जैसा बन जाएगा ये। तो लेकिन अब इसके लिए एक्सेप्ट करना आसान है ना, लूज करना नहीं चाहेगा ये। तो ये क्या करेगा भैया, एक्सेप्ट करेगा। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, O2- बना देगा। इसके पास थे आपके 2 और 6, अब कितना हो गया, 2 8 हो गए स्टेबल। तो ये गेन कर रहा देखो इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि नाइट्रोजन है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 और 2p कितना होगा, 3। इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 2 और 3 5। तो इसको एक्सेप्ट कितने करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और लूज कितने करने हैं, लूज करने पड़ेंगे 5। ठीक है ना? तो क्या करेगा, ये आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इसके लिए। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेगा, ये N3- बना लेगा। तो इसकी हो जाएगा 2 8 और ये था तुम्हारा 2 5। तो ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p5 2p5। इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसको कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। और लूज तो इसको 7 करने पड़ेंगे, तो ये 7 क्यों लूज करेगा, ये तो एक गेन करेगा ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो F जो है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और F- बना देगा और ये हो जाएगा 2 8। और ये देखो कितना था, 2 7 था। समझ रहे हो? तो ये 3 एग्जांपल नोट कर लो, कर लिए? ठीक है। तो कुल मिला के हमने अभी तक क्या सीखा है कि एटम्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, तो चलो आज इतना ही पढ़ते हैं बस हम। और कल मैं आपको क्या बताऊंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है ना, कल हम सीखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, जो आपने क्लास 10th में भी सीखा होगा। ठीक है ना, तो उसी को हम देखेंगे।